नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ये रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से असर करता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो प्रदेश में 455 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और 9 मरीजों की इलाज के दौरान अब तक मौत हो गई है। इस बीच अब तक मिले कुल संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 74,000 के पार चला गया है, जबकि इसमें 67,827 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 12,510 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी बीच उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,231 हो गई है। बीते 24 घंटे में 352 मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इनको मिलाकर अब तक 67,827 मरीज रिकवर कर चुके हैं, जबकि 5,059 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 185 मामले सामने आए हैं। नैनीताल में यह आंकड़ा 57 है, पिथौरागढ़ में 49, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में 24, हरिद्वार में 23, पौड़ी गढ़वाल में 19, चमोली में 17, टिहरी गढ़वाल में 14, बागेश्वर में 13, उत्तरकाशी और चंपावत में 11 और रुद्रप्रयाग में 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1.65% है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 90.68%, यानी कि तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट और बेहतर हो रहा है। फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में देहरादून से सामने आए हैं। 185 नए संक्रमित मामले वहां पर सामने आए। एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और इसी के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लगातार सैंपलिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग की दरें हैं उनमें भी कमी आई है। उनमें आपको बता दें कि उन्हें सस्ता किया गया है ताकि जो वहां की जनता है जल्द वहां टेस्ट करवाए और ऐसे में संक्रमण जितनी तेजी के साथ सामने आएगा वैसे ही जल्दी इलाज भी मिल पाएगा। बीते 24 घंटे की बात की जाए, 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान कोरोना से राज्य में अब तक 1,231 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल कोरोना केसेस का आंकड़ा 74,000 के पार चला गया है। अब तक कोरोना के 67,827 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब भी कोरोना के 5,059 एक्टिव केसेस प्रदेश में बाकी है, जिससे कि लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कोरोना कहर पर काबू पाया जाए देवभूमि में। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 455 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें, तेजी के साथ भले ही मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट 90% से ज्यादा पहुंच गया है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि रिकवरी रेट और बेहतर हो और वैक्सीन के आने तक तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक सूर्यधार झील की शुरुआत हो चुकी है। सीएम रावत ने खुद इस बांध का उद्घाटन किया है। वहीं इस झील से इलाके को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। इसका फायदा लगभग 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल देने से होगा। दरअसल इस इलाके में लंबे वक्त से पेयजल और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की कमी की समस्या रही है। क्षेत्रवासियों की इसी दिक्कत को समझते हुए सीएम रावत ने सूर्यधार में झील बनाने का ऐलान किया था। वहीं ये झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए पर्यटक स्थल के रूप में उभरेगी। यहां पर सरकार की योजना बोटिंग के साथ ही लोगों को प्रकृति का दीदार कराने और दूसरी पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की है। साथ ही यहां पर खेल और मेलों का आयोजन भी किया जाएगा ताकि दूर दराज से लोग यहां पर आकर प्रकृति का लुत्फ ले पाएं। तो सूर्यधार झील, जो कि सीएम रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे 18 गांवों को लगभग पेयजल मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा खेतों को और एक तरह से पर्यटन स्थल के तौर पर आने वाले वक्त में देहरादून में ये झील उभरने वाली है। इसको लेकर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। 19 गांवों को पीने का पानी भी मिलेगा। सीएम रावत ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। तो सीएम रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है ये सूर्यधार झील, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और खुद सीएम रावत ने इस बांध का उद्घाटन किया है। इस झील से इलाके को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसका फायदा लगभग 18 गांवों को होने वाला है सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल के जरिए इसका फायदा होने वाला है। इस इलाके में लंबे वक्त से पेयजल और खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी की कमी की समस्या रही है, लेकिन अब ये समस्या दूर होने वाली है। इसी दिक्कत को समझते हुए सीएम रावत ने सूर्यधार में झील बनाने का ऐलान किया था। ये झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए पर्यटक स्थल के रूप में भी उभरेगी।
पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। वहीं मसूरी शहर में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही मसूरी के पास कैंपटी फॉल थाने में 4 पुलिसकर्मियों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद कैंपटी थाने को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। मसूरी कोविड-19 के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि मसूरी में लगातार RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। सोमवार को मसूरी शहर में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं पिछले 15 दिनों में 200 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसमें से कई लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मसूरी स्थानीय प्रशासन की मदद से लगातार कोरोना के टेस्ट करा रहा है। वहीं संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है, दवाइयां भी दी जा रही हैं। इसी के साथ डॉक्टर्स ने लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मानने और हर हाल में मास्क पहनने की अपील की है। कैंपटी थाना प्रभारी कविता रानी ने बताया कि 4 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद 4 को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए लोगों को भी कोरोना टेस्ट के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर कैंपटी थानों को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। तो 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार मसूरी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले काफी वक्त की बात की जाए 200 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 48 घंटे के लिए इसी के मद्देनजर कैंपटी थाने को बंद कर दिया गया है और जो पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। और भी जो 3 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया है। उनको दवाइयां लगातार दी जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि इस संक्रमण पर काबू पाया जाए। ऐसे में लगातार मसूरी में जो पर्यटन बढ़ रहा है और पर्यटक आ रहे हैं उनको भी लेकर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करवाने की अपील की जा रही है। 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर उनके आसपास जितने भी लोग थे जो उनके संपर्क में आए उन्हें भी कोरोना टेस्ट के लिए कहा गया है। उनका भी टेस्ट करवाया जा रहा है और लगातार मसूरी में आपको बता दें कि RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण की पुष्टि तेजी के साथ हो, जल्दी मामले सामने आए। जितने जल्दी मामले सामने आएंगे उतने बेहतर इलाज मिल पाएगा। मसूरी से हमारे सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, 48 घंटे के लिए कैंपटी थाने को बंद कर दिया गया है। 4 नए मामले सामने आए हैं, पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी कोरोना संक्रमण को लेकर मसूरी में? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो कोरोना संक्रमण मसूरी में लगातार फैल रहा है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर मामले भी आ रहे हैं और अभी कल यहाँ पर मसूरी कैंपटी में जो थाना है वहाँ पर 4 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनको आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। वहीं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर लगातार एंटीजन और RT-PCR टेस्ट स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के सहयोग से कर रहा है और आए दिन यहाँ पर मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सख्ती से निपटने की बात भी की जा रही है। कोविड-19 की जो नियम है उसको लगातार यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पालन कराने की कोशिश कर रहा है और जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जी सुनील, अगर देखा जाए लगातार जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल रहा है और अब तो धीरे धीरे देश खुल रहा है पूरी तरह से। ऐसे में मसूरी में और तेजी के साथ सैलानी आ रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रणनीति क्या है? कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण पर लगाम लगे? मेघना, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी मैंने बताया कि मसूरी में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में अभी हाल में ही उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी बॉर्डरों पर कोरोना के टेस्ट कराना शुरू कर दी गए हैं और उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है जो पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके और उसको फैलने से रोका जा सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले दिनों यहाँ पर पर्यटकों की आमद काफी तेजी से बढ़ी थी और यही कारण भी हो सकता है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण आपके जो लक्षण है वो ज्यादातर पाए जा रहे हैं। परंतु एक बार फिर जब सरकार द्वारा यहाँ पर बॉर्डरों पर चेकिंग शुरू कर दी है तो ये माना जा रहा है कि जो बाहर से कोरोना संक्रमित लोग प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उन पर रोक लगेगी और इससे निजात मिल पाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुनील। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस बीच दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा डोईवाला पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ तमाम पदाधिकारी और नेताओं ने प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की। वहीं कुछ देर डोईवाला रुकने के बाद देहरादून के लिए प्रभारी का काफिला रवाना हो गया। दरअसल प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं। उन्होंने बताया कुछ दिनों के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का उत्तराखंड दौरा होना है, इसीलिए संगठन के साथ वो तैयारियों पर चर्चा करेंगे। संगठन के सभी लोगों से मुलाकात कर आने वाले कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी।
आज का हमारा दौरा, मेरे साथ में बहन रेखा वर्मा जी हमारी सह प्रभारी हैं। हमारा दौरा ये परिचयात्मक है। अभी हम परिचय करने के लिए यहाँ पर आए हैं, फिर उसके बाद में 4, 5, 6, 7 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर रहेंगे। उनकी तैयारी की सारी योजनाएं बनेंगी, साथ साथ कार्य योजना भी बनेगी। कार्यों को भी आपस में हम बांटेंगे और किस प्रकार से संगठन को और मजबूत कर कर आगे चुनाव में जाया जाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, स्वागत है। यूपी के सीएम योगी की तरफ से हैदराबाद के नाम बदलने को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गरमा गई है। वहीं इस मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव ने हैदराबाद के नाम बदलने को दिए बयान का समर्थन किया। रामदेव ने कहा, हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना है नहीं। साथ ही उनका दावा है कि हैदराबाद का प्राचीन, ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण नाम भाग्यनगर ही है। इसके अलावा उन्होंने देश के तमाम ऐसे राज्यों के नाम बदलने को कहा जो मुगल शासन और अंग्रेजों के वक्त में रखे गए थे। रामदेव ने कहा, यह सच है कि कई ऐतिहासिक भूल हुई हैं। उन्होंने कहा, हरिद्वार में जहां हमारा योग ग्राम बना है, उसके पास के गांव का नाम भी औरंगाबाद है। साथ ही सवाल किया कि हरिद्वार से औरंगजेब का क्या लेना देना था। वहीं रामदेव का यह भी कहना है, कई तीर्थों के नामों को भी गलत नामों से संबोधित किया गया है। भूलें हुई हैं हमसे। अब हम जहाँ हरिद्वार में योगा ग्राम बनाए हैं, उसके पास वाले गांव का नाम औरंगाबाद है। बताओ, औरंगजेब का क्या लेना देना। और हमारे यहाँ हरिद्वार में हमारे तीर्थों के नाम, प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद, यार क्या लेना अल्लाह का। भाई ठीक है, अल्लाह वो मक्का मदीना में वो अपना नाम रखें, अच्छी बात है। फैजाबाद, अयोध्या का नाम फैजाबाद, क्या लेना देना फैज का वहाँ से। इसी तरह से औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, हाँ, संभाजी नगर उसको बोलते हैं अभी भी लोग वहाँ। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ पर, जिनको चाहे कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचानें मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है और वही होना चाहिए। थोड़ा गैप बनाओ, फिर दूर से तो हैदराबाद का नाम बदलने का जो बयान सीएम योगी ने दिया था, उसी का समर्थन बाबा रामदेव भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे हरिद्वार में भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर नाम जो है वो अलग रखे गए हैं और कुछ ऐतिहासिक भूल हुई हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने चुनावी रैली के दौरान यह कहा था कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किया जाएगा और इसी पर यह प्रतिक्रिया आई है बाबा रामदेव की। हालांकि इसके साथ तमाम और साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि इस तरह से ऐतिहासिक भूल हुई हैं, लेकिन जहां पर हमने योग ग्राम बनाया उसके पास भी औरंगाबाद नाम का एक गांव है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी नरेश तोमर जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। नरेश, बाबा रामदेव का बयान आया है और ये बयान उसी प्रतिक्रिया का है जब सीएम योगी ने ये कहा कि भाग्यनगर किया जाएगा हैदराबाद का नाम। ये जो बयान सामने आया बाबा रामदेव का, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, मैं ना आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाबा रामदेव पहुंचे थे, वहीं उन्होंने सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरिद्वार सहित कई हमारे भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है जबरदस्ती पौराणिक नामों को बदलकर इस्लामिक नामों से उनका नामकरण किया गया है। तो दोबारा से हम चाहते हैं कि उन नामों को बदला जाए और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक पहल की है, उन्होंने शुरुआत जो की है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। और इसी तरह से हरिद्वार में भी औरंगाबाद या इलाहाबाद में अल्लाह के इसी तरह से नाम जो पुकारा जाना, उन्होंने इसको गलत बताया। जी नरेश, जिस तरह से नाम बदलने की कवायद की जा रही है उसके बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। अब साधु संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? इसी से देखिए, मेरा जब आगामी कुंभ है, लगातार संतों की बैठक है और बैठक में भी अब जो है एक हिंदुत्व की एक लड़ाई भी संतों द्वारा पूरे देश में जारी हो गई है। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या मामला था, मंदिर की लड़ाई इन्होंने लड़ी और उसको जीतने में कामयाब। अयोध्या में राम मंदिर
बनना शुरू हुआ, तो कई जितने भी धार्मिक स्थल है, जितनी भी धर्म नगरी है, कहीं न कहीं सभी जगह से लगातार संत हैं अब इस मांग को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नरेश। तो जाहिर तौर पर अब भाग्यनगर हैदराबाद का नाम बदलने की जो बात कही गई है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जहां पर संत समाज इसका समर्थन करता है और कई जगहों का नाम बदलने की बात भी कही गई है। वहीं दूसरी ओर देखने वाली ये बात होगी विपक्ष किस तरह से इस पूरे मामले को लेता है, क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष इन मामलों को लेकर कई बार सरकार को घेर चुका है। उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस बार दीक्षांत समारोह 2020 का वर्चुअल आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के 20वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के कार्यकारी अध्यक्ष और आईआईटी रुड़की के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित अशोक सुता ने शिरकत की। वर्चुअल समारोह में कुल 1889 छात्रों को वर्चुअल माध्यम से उनकी डिग्री से सम्मानित किया गया है। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी और दूसरे अतिथि भी उत्साह के साथ इस आयोजन में शामिल हुए हैं। तो आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस बार वर्चुअल माध्यम से ही आपको बता दें कि सभी छात्रों को उनकी डिग्री सम्मानित किया गया है। 1889 छात्रों को उनकी डिग्री दी गई है और कई बड़े अधिकारी और विशेष अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक इस आयोजन में हिस्सा लिया। आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह 2020 का वर्चुअल संस्करण सामने आया, जिसमें आपको बता दें कि 1889 छात्रों को उनकी डिग्रीज दी गई हैं और उनमें काफी उत्साह नजर आया। मुख्य अतिथि के तौर पर आईआईटी रुड़की के ही एलुमनाई यहां पर शामिल हुए। उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां पर आया हूं और वार्षिक दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से छात्रों को इस बार डिग्री देकर सम्मानित किया गया है। तो आईआईटी रुड़की का ये दीक्षांत समारोह तस्वीरें आपके सामने है। वर्चुअल माध्यम से छात्रों को डिग्रीज दी गई हैं, उनको सम्मानित किया गया है। सभी छात्रों में उत्साह नजर आया। रुड़की से हमारे सहयोगी अरशद जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। अरशद, आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह हुआ, दीक्षांत समारोह को लेकर कैसी तैयारियां नजर आई, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से इस बार दीक्षांत समारोह किया गया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोरोना के चलते हुए ये निर्णय लिया गया और इसमें 1889 छात्रों को जो है डिग्री प्रदान की गई है। जहां पिछली बार अगर बात करें, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों को जो है डिग्री सौंपी थी, पर इस बार कोरोना के चलते प्रचार द्वारा यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें जो है 1889 छात्रों को अलग अलग विभागों के लिए डिग्री दी गई है। बिल्कुल अरशद, आप बने रहे हमारे साथ और खबरों को लेकर भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा कस्बे के मुख्य मार्गों पर खुलेआम खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दौड़ने से लगा जा सकता है। हालांकि कभी कभार प्रशासनिक अधिकारी महज खानापूर्ति पूरी करने के लिए इक्का दुक्का वाहनों को सीज जरूर कर इलाके में अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं, लेकिन इसके साथ ही खनन कारोबारी अपने कार्य को बखूबी अंजाम देकर राजस्व को हर महीने लाखों की चपत लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों ईंट भट्टे संचालित हैं कई इलाकों में, जिन पर रेत सप्लाई करने के लिए इलाकों में दर्जनों खनन कारोबारी मौजूद हैं और इन खनन कारोबारियों का मुख्य केंद्र गाधारोड़ा मुकनपुर गांव बना हुआ है, जहां से राजस्व की भूमि से रेत उठाकर ईंट भट्टों को बेचकर मोटी कमाई की जाती है और कई भट्टे स्वामी भी इस कारोबार में शामिल हैं। रुड़की से हमारे सहयोगी अरशद लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अरशद, रुड़की में अवैध खनन का ये खेल चल रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है ये खेल, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल आपको बता दूं कि गागर, रोना और भूपनपुर में बहुत सी ऐसी भूमि है जहां पर मिट्टी का जो है भरपूर यहाँ पर टीले बने हुए हैं। इन्हीं से खनन यहाँ पर प्रतिदिन किया जाता है। सुबह से शाम तक यहाँ पर जो ईंट के भट्टे हैं उन पर भी यहाँ की मिट्टी सप्लाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खनन का यहाँ पर केंद्र बना हुआ है और इसी को लेकर यहाँ पर परमिशन के बिना ही जो कि राजस्व विभाग से परमिशन लेनी अनिवार्य होती है, उसके बिना ही ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण, जो ग्राम समाज की भूमि है उससे खनन किया जा रहा है और भट्टों को भी सप्लाई किया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल स्थानीय जो पुलिस है और प्रशासन है उस पर भी उठता है कि इन पर कभी कभार कोई कार्रवाई कर दी जाती है। अंत्या प्रतिदिन यहाँ पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई बार इन ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में कुछ ग्रामीण भी आए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष रहता है और इनकी शिकायत के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध नहीं की जाती। अरशद, फिलहाल बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में अगर ये मामला आया है तो क्या कोई कार्रवाई की बात की गई जिम्मेदार अधिकारियों पर? प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो उनको समय समय पर अवगत कराया जाता है। ग्रामीण भी उनको अवगत कराते हैं और साथ ही मीडिया भी उनके संज्ञान में मामला रहता है। पर अगर बात करें तो बिल्कुल भी इस पर कभी कभार कोई कार्रवाई होती है। बिल्कुल अरशद, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी से उसका मोबाइल कब्जे में लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि पास के ही रहने वाले एक युवक ने उसकी बेटी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही पीड़ित ने आरोपी पर वारदात का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसका मोबाइल भी सीज कर लिया गया है। खेड़ा रुद्रपुर का मामला है। इसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज जेल भेजा जाएगा। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों हुए ई रिक्शा चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 ई रिक्शा बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस को शहर में ई रिक्शा चोरी होने की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर ई रिक्शा चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें कामयाब होते हुए पुलिस टीम ने महेश चंद्रा और जीतू कश्यप नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 2 ई रिक्शा भी बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने ये बताया कि आरोपियों को चोरी के ई रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को रुद्रपुर के सोनिया होटल के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। में 683/20 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें 2 टुकटुक चोरी हुए थे, इनको बरामद कर लिया गया है। इसमें महेश चंद्रा और जीतू कश्यप 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनको सोनिया होटल के पास टुकटुक के साथ गिरफ्तार किया गया और कल शाम इनको गिरफ्तार किया गया। आज इनको जेल भेजा गया। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में बाघ का आतंक फिर से शुरू हो गया है। मामला जोशीमठ के पैका गांव का है, जहां पर सुबह अचानक एक बाघ ने गांव से बाजार जा रहे 70 साल के बुजुर्ग शख्स पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में मौके पर ही मौजूद शख्स की मौत हो गई। इस बात की खबर तब लगी जब बाजार की तरफ आ रहे दूसरे शख्स ने रास्ते पर खून पड़ा देखा। वहीं शक होने पर जंगल के आसपास खोजबीन की गई। घटना में बाघ ने व्यक्ति पर हमला करने के बाद उसे झाड़ियों में घसीट कर फेंक दिया। खोजबीन के बाद गांव के लोगों को शव मिला है। इससे पहले भी इलाके में बाघ 2 लोगों को अपना निशाना बना चुका है, घायल भी कर चुका है। वहीं 2 लोगों की बाघ के इस हमले से मौत भी हो चुकी है। इसके बाद गांव के लोगों में काफी आक्रोश है, नाराजगी है। गांव वालों के मुताबिक वन विभाग को जानकारी देने के बाद भी विभाग के बड़े अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचते हैं। इस वजह से घटनास्थल पर गांव वालों ने वन विभाग पर नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि लगातार बाघ के हमले और इसकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के वन दरोगा का यह कहना है कि मृतक का पंचनामा किया जाएगा और उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही बाघ को मारने के लिए विभाग के उच्च अधिकारी ही आदेश दे सकते हैं। तो पहले भी
ये बाघ लोगों पर हमला कर चुका है और एक बार फिर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक व्यक्ति की बाघ के हमले से मौत हो गई। जोशीमठ का ये मामला है। लगातार बाघ के आतंक से परेशान है गांव वाले और वन विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया। 70 साल के बुजुर्ग पर हमला किया है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।